हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी जियोग्राफी के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3, टीआरई 2 और टीआरई 1 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन और साथ ही साथ 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। समुद्री धाराओं की गति पृथ्वी का घूर्णन तथा हवा द्वारा संचालित होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता, जिस कारण वह पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर भी अग्रसर हो जाता है, जिस कारण प्रति विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा कोरियोलिस बल, लवणता में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं भी धाराओं की गति को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागरीय धारा मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम धारा मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिस कारण वहां की जलवायु प्रभावित होती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। इसकी एक शाखा नॉर्वे तट से होकर नॉर्वे सागर तक जाती है तथा दूसरी शाखा इरमिंगर धारा के नाम से आइसलैंड के दक्षिणी तट तक चलती है तथा इसकी तीसरी शाखा ग्रीनलैंड के पूर्व तक जाती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में जलवायु पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। इन भागों का तापमान अपने अक्षांशों के औसत तापक्रम से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम के कारण पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का आविर्भाव होता है, जिस कारण पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण भी साल भर खुले रहते हैं। अगला प्रश्न है, समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समलवण रेखाएं। समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा तथा समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्ट या गाद। गाद प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं। बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाला होता है, जबकि 1/17 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कण को गाद कहते हैं। 1 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। 1/257 मिलीमीटर से 1/192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है।
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिस कारण मत्स्य पालन प्रभावित हो रहा है। मत्स्य पालन सर्वाधिक समुद्री तापमान में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़्यादा तापमान बढ़ने से मछलियां मर जाएंगी और सर्वाधिक समुद्री तापमान वाले क्षेत्रों से मछलियां उन क्षेत्रों की तरफ पलायन करेगा जहां उनके अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन मछली के आवास को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र इलिनोइस बेसिन, पाउडर नदी बेसिन तथा अल्पेशियन क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% कोयला इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का विस्तार अल्पेशियन पर्वतमाला के साथ साथ उत्तर में पेंसिल्वानिया राज्य से होकर दक्षिण में अलबामा राज्य तक है। इस क्षेत्र में एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संपूर्ण एंथ्रासाइट कोयला पेंसिल्वानिया में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी आंतरिक कोयला क्षेत्र का विस्तार इलिनोइस, मिसौरी और इंडियाना राज्यों में है, जहां से सामान्य श्रेणी का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्वी देशों में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। विश्व के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में होर्मुज जल डमरू मध्य का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। हार्मुज जल संधि जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, यह जल संधि मध्य पूर्व में वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन के कारण जल प्रदूषण, मिट्टी का कटाव तथा वनों की कटाई आदि जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खनन कार्यों के दौरान निकलने वाले धूल कण जल तथा वायु को प्रदूषित करता है। खदानों से अयस्क को निकालने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्रों में वनों की कटाई की जाती है, जिससे प्राकृतिक वास तथा आसपास रहने वाले लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को समीपवर्ती नदी में छोड़ दिया जाता है, जिस कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीज के लघु भंडार ही मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना, पेंसिल्वानिया, जॉर्जिया और अरकनसास राज्यों में थोड़ी मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, जबकि जियोर्जिया, टेक्सास तथा कैलिफोर्निया मैग्नीज खनिज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती सतत कृषि पद्धतियां हैं। खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता, अपितु जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती कहा जाता है।
जैविक कृषि फसलों के वैज्ञानिक चक्रण, गाय के गोबर, जानवरों की खाद, हरित खाद, जैविक अपशिष्ट, वनस्पति खाद पर मुख्यतः निर्भर होती है। भारत का सिक्किम राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसे जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया। 2016 में सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला। प्राकृतिक खेती को रसायन युक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें केवल प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भूमि उपयोग परिवर्तन, उर्वरकों का उपयोग तथा पशुधन उत्पादन के माध्यम से योगदान करता है। पशुओं के जुगाली करने से तथा गोबर गैस से मीथेन का उत्सर्जन होता है। वहीं कृषि उर्वरकों के प्रयोग और खाद्य प्रबंधन से नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, जो ग्रीनहाउस गैस है। मिट्टी में पौधों की जड़ों में उपस्थित जीवों के अपघटन द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, जो एक ग्रीनहाउस गैस है। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन, भारत और जापान। विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में क्रमशः चीन, भारत और जापान देश शामिल हैं। विश्व में प्रमुख शीर्ष लौह उत्पादक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत और ईरान। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक करघों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति, श्रमिक, पूंजी या बाजार, पानी की उपलब्धता, नमी युक्त जलवायु, पतनों की समीपता आदि उद्योगों की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। सूची 1 में पेट्रो रसायन उद्योग और सूची 2 में देश दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर का यूएसए होगा, एंटवर्प का बेल्जियम होगा, रास तनूरा का सऊदी अरब होगा और मॉन्ट्रियल का कनाडा होगा। अगला प्रश्न है, व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक तकनीकी प्रगति, राजनीतिक स्थिरता और सरकारी नीतियां तथा भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन आदि प्रमुख कारक हैं। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। परिवहन या यातायात के लिए मार्ग प्रायः निर्धारित होते हैं, जो स्थल, जल तथा वायु से होकर गुजरते हैं, जिन्हें क्रमशः स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवहन के इन साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की सर्वाधिक लंबी सड़कें पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 63 लाख किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, सू नहर और वेलेंट नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग। सू नहर और वेलिंट शहर का निर्माण महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग पर किया गया है। उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वेलिंट नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन डुलूथ व बुफेलो सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से युक्त हैं। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चीन की महान दीवार की लंबाई लगभग 20,000 किलोमीटर से अधिक है। इस महान दीवार का निर्माण लगभग 220 ईसा पूर्व में किन सी हुआंग के शासनकाल में उत्तरी दिशा में होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के संदर्भ में किया गया था। इस दीवार का निर्माण मिंग राजवंश 1368 से 1344 ईस्वी तक जारी रहा। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है। आज से लगभग 5 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व तक प्लीस्टोसिन युग में विकसित अनेक आदि मानवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। मायर ने इन्हें एक ही होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखा है। सामान्यतः जीवाश्म प्राप्ति स्थल के आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है। इनके शारीरिक लक्षण आधुनिक मानव से अधिक मिलते जुलते हैं। इन मानव वर्गों में प्रमुख है जावा मानव, पिकिंग मानव, हाइडल वर्ग मानव, अटलांटिक मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नॉन मानव आदि। मानव एक कशेरुकी, जरायुजस्तनी और प्राइमेट प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान प्राणी। होमो हैबिलिस मानव वंश की सर्वप्रथम जाति मानी जाती है जो आज से लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाई जाती थी। यह दोनों पैरों पर सीधा चलता था और शिकार के लिए पत्थर के नुकीले औजारों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक विशाल देश है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय प्रवास का मुख्य उद्देश्य नवीन क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करना था। पुर्तगाल ने दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग को अपना उपनिवेश बनाया। वर्तमान ब्राज़ील में 80% से अधिक लोगों के पूर्वज यहाँ पुर्तगाल से आए हैं। ब्राज़ील के स्वतंत्र होने के बाद भी यहाँ पुर्तगाली संस्कृति और पुर्तगाली भाषा का ही वर्चस्व है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव तथा वायु प्रदूषण का पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा तथा स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सका। वनों का कृषि भूमि और चारागाह भूमि में रूपांतरण बढ़ती हुई जनसंख्या तथा भोजन के लिए बढ़ती हुई मांग के कारण कृषि के लिए भूमि सुनिश्चित करने हेतु वनों को काटा जा रहा है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 ईस्वी में लागू की, जिसे 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उप सहारा अफ्रीका।
उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब सागर में बहने वाली हवाओं के लिए किया जाता है, जो वर्ष में 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। अगला प्रश्न है, किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। भारत में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से लेकर 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोटन कहते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, पूर्वी द्वीप समूह, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान में उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खमसीन। गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान के उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को शिराको कहते हैं। यह गर्म, शुष्क व रेत से भरी हवा होती है जो कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं। मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से पुकारा जाता है। इटली में इसका नाम सिराको है। दक्षिणी सहारा मुख्यतः सूडान में गर्म एवं नम परंतु रेत भरी हबूब पवन प्रवाहित होती है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण तथा आर्द्र होता है, जिस कारण नीरसता एवं आलस्य बना रहता है। हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिनी तट पर इस हवा को डायरेक्ट विंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। पर्वत की भू आकृति का मुख्य तत्व गंगा मैदान और नर्मदा सोन गर्त के बीच स्थित विंध्य बलुआ पत्थर के कगारों का पाया जाना है। भांडेर एवं कैमूर इस गर्त अक्ष के अधिक निकट पाए जाते हैं। इन दोनों कगारों के मध्य सतना, रीवा एवं मिर्जापुर के पठार स्थित हैं। उत्तरी भारत के मैदान की पूर्व पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है। प्रेयरी घास के मैदान का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विस्तृत क्षेत्रों में हुआ है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवस्था 2। जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है।
जनांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती रहती है। यह घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु होती है, जिसमें जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं और दोनों में अंतराल कम होने के परिणामस्वरूप लगभग अस्थायी होती है। जनांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दोनों घट जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर द्वितीय अवस्था से कम हो जाती है। जनांगीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर पहुंचकर लगभग स्थिर हो जाती है, जिससे जनसंख्या स्थायी हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भाषा और धर्म, शिक्षा स्तर और राजनीतिक स्थिरता तथा जलवायु संसाधन और अर्थशास्त्र के अवसर सभी कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना। सतत शहरी विकास की रणनीति मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना है, जबकि हरित स्थानों के महत्व को नज़रअंदाज करना एवं कार निर्भर को प्रोत्साहित करना सतत शहरी विकास की रणनीति नहीं है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए शहरों के लिए सतत शहरी विकास ही आगे का रास्ता है। अगला प्रश्न है, स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक स्थिरता पोषणीयता का अर्थ है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के साथ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। मानव विकास के 4 स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा को भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1970 के दशक की शुरुआत में प्रख्यापित किया था। भूटान ने 2008 में लोकतंत्र को अपनाया, जिसमें भूटान के संविधान के अनुच्छेद 9 ने कर्तव्यों को परिभाषित करके जीएनएच मूल्यों के समावेश और निरंतरता को सुनिश्चित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें और सही कोड चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेडोइन का सहारा रेगिस्तान होगा, बुशमैन का कालाहारी होगा और पिग्मीज का जायरे या जेरे बेसिन होगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है, जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के आवास को प्रभावित करता है। यह तापमान और वर्षा पैटर्न को बदल देता है, जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम जटिल एवं पेचीदा होते हैं। वायु एवं वर्षण के प्रतिरूपों पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव वर्षा के वितरण तथा वायु की राशि पर पड़ता है। तापमान की वृद्धि से सागरों का स्तर ऊंचा हो जाता है तथा भविष्य में कुछ द्वीपों का सागर में डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रादेशिक जलवायु पर भी पड़ता है। तापमान एवं वर्षण के प्रतिरूपों में बदलाव आता है, मृदा की नमी प्रभावित होती है और वायु राशियों की भौतिक विशेषताएं बदल जाती हैं, जो प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। उरांव जनजाति मुख्यतः झारखंड राज्य में पाई जाती है। उरांव एक द्रविड़ जातीय समूह है। इसकी मूल भाषा कुरुक है। परंपरागत रूप से उरांव अपने अनुष्ठान और आर्थिक आजीविका के लिए जंगल और खेतों पर निर्भर थे, लेकिन उनमें से कुछ अस्थायी कृषि कार्य भी करने लगे। अगला प्रश्न है, कौन सी शिकार तकनीक आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। ये कुशल शिकारी होते हैं। ये प्रायः धनुष और बाड़ जहर डॉटर्स तकनीक का प्रयोग कर पशुओं का शिकार करते हैं। ये पशुओं की बोली की नकल करने में भी प्रवीण होते हैं। जब कोई पशु जलाशय में पानी पीने के लिए आता है, बुशमैन छिपकर धनुष बाण से उस पर प्रहार कर देते हैं। ये लोग बड़े पशुओं को घेर कर पहले कीचड़ में फंसा देते हैं और बाद में लाठी डंडे से पीटकर मार डालते हैं। बुशमैन के अस्त्रों शस्त्रों में धनुष बाण, फेंक मारने वाली छड़ियाँ आदि मुख्य है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी धनुष और बाण माना है, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक दुनिया के कई घुमंतू जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान। आधुनिक दुनिया में कई घुमंतू जनजातियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान है। विश्व में जितनी भी जनजातियां हैं, उनकी अपनी प्रथाएं और रीति रिवाज होती हैं जो उनको आधुनिक विश्व से अलग करती है। उनका समाज आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग होता है तथा ये लोग पुरानी परंपराओं पर ही चलते हैं तथा आधुनिक सुख सुविधाओं से बहुत दूर हैं। अगर हम इन्हें आधुनिक समाज की मुख्य धारा में लाएंगे तो इनकी अपनी पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान होगा। अगला प्रश्न है, ग्रोथ पोल सिद्धांत के महत्व पर जोर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थानिक रूप से केंद्रित विकास पहल। ग्रोथ पोल सिद्धांत स्थानिक रूप से केंद्रित विकास पहल पर जोर देता है। आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास से संबंधी विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पेरोक्स ने 1955 में किया था। अगला प्रश्न है, तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुनलुन और टियन शान। तारिन बेसिन कुनलुन और टियन शान पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तारिन बेसिन उत्तर पश्चिम चीन में स्थित है। इसके पश्चिम में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है धोलावीरा, दूसरा है मकालू, तीसरा है अन्नपूर्णा और चौथा है गौरी शंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 4 3 1। सबसे पहले मकालू, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद अन्नपूर्णा और सबसे लास्ट में धोलावीरा होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।